Welcome friends, this is my YouTube channel रश्मि TGT मेडिकल। आज हम 10वीं कक्षा के अध्याय 9 को पढ़ेंगे जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ये पाठ एक वीडियो में नहीं बल्कि बहुत सारे वीडियोस में बताया गया है, तो आप सारी वीडियोस एक एक करके देख लें। आनुवांशिकता एवं जैव विकास अध्याय नंबर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन में 1 जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में संतति जनक से भिन्न होती है, यानी लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वह अपने जनक पिता से भिन्न होती है, जैसे मनुष्य में होता है। किंतु अलैंगिक जनन में संतति जनक के समान होती है, अर्थात जैसे कि गुलाब में होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि गुलाब की आप कलम लेते हैं तो जब उसे उगाते हैं तो वह अपने जनक के बिल्कुल समान होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। किंतु लैंगिक जनन में जो संतति होती है वह अपने पिता से भिन्न होती है, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि ये डिफरेंसेस कैसे आते हैं। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन होता है। जब हम जनन कर रहे होते हैं तो उस समय विभिन्नताएं आ जाती हैं और इसके कारण जो जनक से जो संतति पैदा होती है वह अपने जनक से भिन्न होती है। अनुवांशिकता अर्थात वे गुण जिससे सभी लक्षण वंशानुगत होते हैं, और वंशानुगत लक्षणों के अध्ययन को अनुवांशिकता कहते हैं। यानी वंशानुगत लक्षण क्या हुए कि वे लक्षण जो एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होते हैं उन्हें वंशानुगत लक्षण कहते हैं। जैसे कि जनरेशन्स होती हैं, एक जनरेशन फिर दूसरी जनरेशन फिर तीसरी जनरेशन, उसे ही हम हिंदी में वंशानुगत लक्षण कहते हैं। जैसे कि हम आगे बताएंगे कि अनुवांशिकता यानी जो स्टडी हम कर रहे हैं ये लक्षणों की, वंशानुगत लक्षणों की, जैसे किसी के बाल काले हैं, उसकी माँ के बाल काले थे या दादी के बाल काले थे तो बच्चे के बाल भी काले हैं, तो वो वंशानुगत यानी पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो ये अनुवांशिकता होता है। और वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं? जो एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होते हैं। तो ये किसने सबसे पहले ढूंढा था? अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो ये अनुवांशिकता साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने अनुवांशिकता की खोज की थी। उन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। तो हर साइंटिस्ट जो है अपने प्रयोग किसी पौधे या किसी जंतु पे करता है, तो इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। इन्होंने अपने जो प्रयोग किए ये ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी पौधों द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। उन्होंने वंशानुगत नियमों का भी प्रतिपादन किया। हाँ, तो जो वैज्ञानिक मेंडल था, ग्रेगर जॉन मेंडल, उसने मटर के पौधे पे अपने प्रयोग किए थे। तो उसने मटर के पौधे को ही प्रयोग के लिए क्यों चुना? क्योंकि मटर के पौधे का जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे हम अनेक पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। अगर हम मनुष्य पे अपना प्रयोग करते, यानी मेंडल अपना प्रयोग मनुष्य पे करते, तो एक पौधे एक जनरेशन को ही वह अध्ययन कर पाते, अन्य पीढ़ियों का अध्ययन वह नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने हर पीढ़ी का अध्ययन करना था, जनरेशन टू जनरेशन अध्ययन करना था, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना। मटर के पौधे में ऐसे कई लक्षण हैं जो एक दूसरे से विपरीत हैं। मटर के पौधे में विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जैसे एक लंबा पौधा हो सकता है, एक पौना पौधा हो सकता है, एक गोल पौधा हो सकता है, एक झुर्रीदार बीज हो सकता है, एक गोल बीज हो सकता है, एक झुर्रीदार बीज हो सकता है, एक सफ़ेद फूल हो सकता है, एक बैंगनी फूल हो सकता है। तो इस प्रकार इसमें ऑपोजिट लक्षण पाए जाते हैं, विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मटर में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी नर और मादा जनन अंग एक ही पुष्प में होते हैं, इसलिए मटर के पौधा द्विलिंगी पुष्प इसमें पाए जाते हैं। इसमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराना आसान है। कृत्रिम होता है नकली, पर परागण होता है जब एक पुष्प के पुंकेसर से दूसरी पुष्प के स्त्री केसर पे पराग कणों का स्थानांतरण कराते हैं, उससे हम पर परागण कहते हैं। और संकरण होता है निषेचन, जिसे हम
पौधों में संकरण कहते हैं और जंतुओं में निषेचन कहते हैं। यह कराना इसमें आसान हो गया, तो इसलिए मटर के पौधे को चुना गया। तो ऊपर हमने पढ़ा कि विपरीत लक्षण थे। विपरीत लक्षण जो थे वह मटर के पौधे में थे। अब वो कौन कौन से विपरीत लक्षण थे? विपरीत लक्षण थे गोल और झुर्रीदार बीज। यानी इसके मटर के पौधों के जब बीज को देखा गया तो बीज गोल भी थे और झुर्रीदार टाइप के बीज भी थे। जो गोल टाइप के बीज थे वो ज़्यादा अमाउंट में थे और झुर्रीदार बीज जो थे वो कम थे। यानी पौधा लंबा भी हो सकता था, बौना भी हो सकता था। ये विपरीत लक्षण हो गए, ऑपोजिट। यानी कि सफ़ेद व बैंगनी फूल ज़्यादा अमाउंट में थे, सफ़ेद फूल कम अमाउंट में थे। यानी ऑपोजिट टाइप के दो फूल, विपरीत टाइप के दो लक्षण मटर के पौधों में पाए गए। अब हम देखेंगे, ये देखिए, सोचिए कि यह एक मटर का लंबा पौधा है जिसे हम कैपिटल टी से लिखा है। उसको हमने संकरण यानी उसका संकरण जब हमने बौने पौधे से कराया, जिसको हमने स्मॉल टी से लिखा है, तो जो पहली पीढ़ी आई, जब उनका जैसे ये सपोज ग्रैंडफादर है, तो पेरेंट्स जब आए तो उनमें सभी पौधे लंबे निकले, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं था, कोई भी बीच का पौधा नहीं था। क्योंकि देखिए क्या हुआ, जब कैपिटल टी दोनों टी साथ में होते हैं तो हमेशा पौधा लंबा होता है। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है तो पौधा लंबा ही होता है, और जब एक स्मॉल टी होता है तब पौधा बौना होता है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि जो टी है वह एक प्रभावी लक्षण है। कैपिटल टी एक प्रभावी लक्षण है। यह क्या करता है? स्मॉल टी के प्रभाव को रोक देता है। यहाँ देखिए, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। जब क्या हुआ कि यह कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को रोक दिया। कैपिटल टी प्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी है। स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया तो बौने पौधे नहीं हुए। कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखा पाया तो सभी पौधे लंबे हुए। अब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी वाले लक्षण गुण जिसमें पाए गए ऐसे पौधे का, लंबे पौधे का संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी, अपने उसी के जैसे एक अन्य पौधे जो लंबा था परंतु उसमें जो एक कैपिटल टी था और स्मॉल टी था। कैपिटल टी नहीं बल्कि कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो ऐसे F1 पौधे को हमने जब इनका संकरण कराया तो हमने देखा 4 टाइप के पौधे मिले। एक तो 3 उनमें से लंबे थे और एक बौना भी आया। तो आपने देखा कि बौना जो था वह F2 संतति यानी पहली जनरेशन जो थी वह P थी। फिर उसके बाद F1 आई, F1 के संकरण से F2 जनरेशन आई। तो जो F2 जनरेशन है उसमें 4 टाइप के पौधे निकले। 3 लंबे थे और एक बौना पौधा भी था। यहाँ पे बौना, ये बौना पौधा कैसे आया? क्योंकि इसका जो ग्रैंड पेरेंट यानी कि परदादा यानी दादा था वह कैसा था? बौना था। और वह लक्षण एक जनरेशन में छूट गया और नेक्स्ट जनरेशन में आया, यानी दूसरी जनरेशन में आया। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रथम संतति यानी F1 जनरेशन में कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई वाला नहीं था। सभी पौधे लंबे थे। F1 में आपने देखा सभी पौधे लंबे थे। अर्थात F1 में दोनों पैतृक लक्षणों में से केवल एक ही पैतृक लक्षण दिखाई दिया था। इसका मिश्रित प्रभाव नहीं था, यानी मिक्स नहीं था। ऐसा नहीं था कि एक लंबे का हमने छोटे के साथ संकरण कराया, लंबे पौधे का छोटे के साथ संकरण कराया तो एक पौधा इंटरमीडिएट निकल गया, यानी बीच की हाइट का निकला। ऐसा नहीं था, सभी पौधे लंबे ही थे। यानी क्योंकि उनमें जो लंबाई का गुण था वह ज़्यादा डोमिनेंट यानी ज़्यादा प्रभावी था। परंतु दूसरी पीढ़ी में पौधे की F2 की जो पीढ़ी थी उसमें सभी पौधे लंबे नहीं अपितु 3 लंबे और एक बौना भी था। तो F1 में लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधों के लक्षण वंशानुगत हुए, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण
ही वंशानुगत हुआ। आप देखेंगे कि जब कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तो लंबे पौधे आते हैं, जबकि जब स्मॉल टी होता है तो बौने पौधे आते हैं। दूसरे शब्दों में जब कैपिटल टी की एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए ही पर्याप्त होती है, यदि एक बार भी कैपिटल टी आ जाए तो वह पौधे को लंबा बनाने के लिए मदद करती है और उसे लंबा बनाती है। जब कैपिटल टी नहीं होता और स्मॉल टी 2 बार आ जाता है, यानी 2 प्रतियां हो जाती हैं, तो पौधा बौना हो जाता है। युग्म विकल्पी कारकों में से वह कारक जो लक्षण प्रदर्शित करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। युग्म होता है पेयर यानी ये देखिए 2 टी हमने लिखा है, ये पेयर है, टी लिखा है, ये स्मॉल टी भी पेयर है। तो ये युग्म विकल्पी कारक हुए, यानी जो पेयर है उसमें से जो एक भी अपना प्रभाव दिखाता है। एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है, लेकिन प्रभावी वाला ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाता है, अप्रभावी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। जब दो अप्रभावी मिलते हैं तभी वह अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। विपरीत कारकों में वह कारक, यानी विपरीत लक्षणों में वह लक्षण जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है वह प्रभावी लक्षण कहलाता है। इसके बाद मेंडल ने 2 विकल्पी जोड़ों का अध्ययन किया। ये मैं आपको ऊपर वाली लाइन पहले ही बता चुकी हूँ, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। इसके बाद मेंडल ने 2 विकल्पी जोड़ों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में गोल बीज वाले लंबे पौधे, यानी दो गुणों का, 2 लक्षणों को एक साथ देखा। यानी कि कैसा पौधा लिया जिसमें गोल बीज भी थे और वह लंबा भी था, और उसका संकरण कराया झुर्रीदार बीज वाले पौधे से और ऐसा पौधा जिसमें बीज झुर्रीदार थे और वह बौना भी था। तो ऐसे संकरण को हम कहते हैं द्विविकल्पी संकरण, यानी 2 कैरेक्टर हम इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं। गोल और झुर्रीदार बीज एक कैरेक्टर था, लंबा और बौना एक कैरेक्टर था। इनको हम जो गोल और लंबा इकट्ठे ले रहे हैं, ऐसा पौधा ले रहे हैं जिसमें गोल भी है और वो लंबा भी है, और उसका संकरण झुर्रीदार और बौने पौधे से करा रहे हैं। तो संतति कैसी प्राप्त होगी, किस प्रकार की संतति होगी। गोल बीज को हम कैपिटल R से लिखते हैं, यानी राउंड, और लंबे पौधे को हम कैपिटल Y से, स्मॉल y से लिखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब मुझे आप लोग देंगे, ये प्रश्न आप बताएंगे। अब आगे देखिए, ये एक बीज है, ये कैसा है, गोल और हरे रंग का बीज है। यानी जब गोल एक प्रभावी लक्षण है तो उसे, जो प्रभावी लक्षण होता है उसे हम कैपिटल से लिखते हैं, इसलिए हमने इसे R से लिखा है। हरा बीज अप्रभावी लक्षण है, इसलिए हमने स्मॉल y से हरा बीज लिखा है। झुर्रीदार बीज जो है वह अप्रभावी लक्षण है, इसलिए हमने इसे स्मॉल r से लिखा है। जबकि पीला बीज कैसा है, एक प्रभावी लक्षण है, इसलिए इसे कैपिटल Y से लिखा है। अब हम इसको शॉर्टकट में, ये 2 बार R है 2 बार Y है, इससे हमने RY लिख दिया। एक R यहाँ से आया, एक Y यहाँ से आया, एक R यहाँ से आया, एक Y यहाँ से आया, ये बन गया R कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y। तो अब आप देखिए, यहाँ से ये चारों को हम इकट्ठे लिख देंगे तो क्या होगा, इनकी संकरण करवाने से ये सब इकट्ठे आ गए। तो अभी इकट्ठे आए तो एक तरफ कैपिटल R है, फिर स्मॉल r आ गया, फिर कैपिटल Y है, फिर स्मॉल y आ गया। परंतु आप देखेंगे कि गोल और पीले बीज ही आ रहे हैं, क्योंकि R जो है एक प्रभावी लक्षण है, ये स्मॉल r को, अप्रभावी लक्षण को प्रभाव नहीं दिखाने दे रहा। तो इसने क्या किया कि जो ये बीज गोल ही रहा, और ये पीला बीज किस लिए है, क्योंकि हरा बीज, अगर हरा बीज कब होना था, जब स्मॉल y होना था। परंतु यहाँ पे एक कैपिटल Y आ गया जो एक प्रभावी लक्षण है, जिसने क्या किया, इसे पीला बना दिया। तो ये हो गई F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी। जब ऐसे ही हमने F1 2 ऐसे पौधों का हमने अब आगे संकरण कराया, तो हमारे को 4 टाइप के
रिजल्ट्स मिले, यानी 4 टाइप के रिजल्ट मिले। तो गोल और पीले पौधे 9 थे, गोल और हरे बीज वाले पौधे 3 थे, झुर्रीदार और पीले बीज वाले 3 थे, झुर्रीदार और हरे बीज वाले 1 थे। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले हैं, अतः लंबाई वह गोल बीज प्रभावी लक्षण है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये लंबाई तो एक प्रभावी लक्षण है ही, साथ में हरा बीज जो था, गोल बीज और हरा बीज जो था, वह हरा बीज अप्रभावी लक्षण था, गोल बीज प्रभावी लक्षण था। तो मैंने आप बच्चों को प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये लक्षण अपने आप को कैसे व्यक्त करते हैं। यानी ये लक्षण जो हम कह रहे हैं कि गोल बीज प्रभावी है, पीला बीज प्रभावी है, और तो ये अपने आप को कैसे व्यक्त करते हैं। अब हम बेसिक से पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना डीएनए में है। जो हमारी कोशिका होती है, आपको पता है कोशिका शरीर का सबसे छोटा भाग है, सबसे सूक्ष्म भाग है, और कोशिका में जो सूचना होती है वह केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। यह इसमें जो सूचना होती है, और प्रोटीन का निर्माण डीएनए से होता है। ये प्रोटीन आगे चल के क्या करता है, हमारे शरीर में बदलाव लाता है, और ये लक्षण अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं। डीएनए का वह भाग जिससे प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का जीन कहते हैं। हम कई बार कहते हैं कि जीन क्या होता है। जीन यानी कि डीएनए, यानी हमारे जो डीएनए के अंदर जो जीन होती है वह क्या होता है, वह ऐसा भाग है। मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। तो डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन बनाता है उसे प्रोटीन का जीन कहते हैं। अब जीन के लक्षणों को नियंत्रित करने का अनोखा तरीका है। जीन जो है, जैसे एक लंबाई का जीन है या एक हाइट का जीन है मनुष्य में, तो वह जो हाइट एक लक्षण है उसको कैसे, वह जो कोशिका के अंदर जो जीन है, जो डीएनए पे प्रेजेंट है, वह जीन जो है वह लक्षण को, लंबाई को कैसे नियंत्रित कर रही है। आइए लंबाई के लक्षण को एक रूप में देखें। हम जानते हैं पौधे में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन, आपको पता ही होगा कि हार्मोन बनते हैं हमारे शरीर में जो लंबाई को नियंत्रित करते हैं। साथ ही किसी पौधे में एंजाइम भी होते हैं। यदि एंजाइम दक्षता से यानी अच्छे से कार्य करेगा तो हार्मोन की पर्याप्त मात्रा में बनेगा, हार्मोन भी ठीक मात्रा में बनेगा और पौधा लंबा होगा। परंतु यदि किसी कारणवश प्रोटीन में भी कुछ परिवर्तन आ गया तो प्रोटीन के जीन की दक्षता पर भी प्रभाव पड़ेगा। वह प्रोटीन कम दक्ष होगा और पौधा बौना बन जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। मतलब जब एक भ्रूण माता के गर्भ में होता है तो उसका लिंग, यानी वह बालक स्त्री बनेगी या पुरुष बनेगा या बच्चा क्या बनेगा, उसका निर्धारण किस प्रकार होता है। गुणसूत्र क्या होते हैं। तो वास्तव में डीएनए का जोड़ा एक रूप में ना होकर अलग अलग स्वतंत्र रूप में रहता है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए जो है वह 2 जोड़ों में रहता है और वे स्वतंत्र रहते हैं और उससे हम गुणसूत्र कहते हैं। ये डीएनए मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। हमारी प्रत्येक कोशिका में 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं तथा एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है। ये 22 जोड़े गुणसूत्र के हमारे गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, और जो लिंग गुणसूत्र होता है वह हमारा लिंग का निर्धारण करता है। यानी ये जो लिंग गुणसूत्र हमें अपने माता पिता से प्राप्त होगा उसी के आधार पे जो होता है वह शिशु मादा या पुरुष में परिवर्तित होता है। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका में 22 + 1 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। हमारे अंदर गुणसूत्र यानी डीएनए के जोड़े कितने होते हैं? 23 जोड़े डीएनए के होते हैं।
स्त्री में लिंग गुणसूत्र का पूरा युग्म होता है, यानी स्त्री में लिंग गुणसूत्र का एक पेयर होता है जिसे एक्स एक्स कहते हैं। यानी स्त्री में एक्स एक्स होता है, परंतु पुरुष में गुणसूत्र का जोड़ा पूर्ण नहीं होता, और एक गुणसूत्र बड़ा होता है, एक छोटा होता है, और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अतः स्त्री में एक्स एक्स, वह पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। यानी 22 तो इनमें जोड़े गुणसूत्र के हैं ही, उसके अलावा जो लिंग गुणसूत्र है वह स्त्री में एक्स एक्स है और पुरुष में एक्स वाई है, और ये भी साइज इनका एक बराबर नहीं है। सभी बालक माता से देखिए एक्स जो है ये एक्स भी बराबर है, ये एक्स भी बराबर है। तो जब मादा और पुरुष का निषेचन होगा उस समय, स्त्री और पुरुष का निषेचन होगा उस समय स्त्री से एक्स भी आएगा और दूसरा एक्स भी आ सकता है। तो एक्स का तो श्योर है कि एक्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन पुरुष में एक्स और वाई दोनों होते हैं, या तो एक्स भी आ सकता है या वाई भी आ सकता है। तो जो लिंग निर्धारण है ये इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से कौन सा गुणसूत्र आ रहा है। इसमें माता के कोई दोष नहीं होता यदि कोई बालिका उत्पन्न होती है। जिस बच्चे में पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ, जब अगर पिता से एक्स गुणसूत्र आ गया, यानी देखिए पिता में एक्स भी है वाई भी, अगर एक्स आ गया, एक्स दूसरे एक्स के साथ मिला तो क्या बनेगा, लड़की बन जाएगी। परंतु यदि पिता से वाई गुणसूत्र आ गया तो एक्स वाई मिलके बालक बना देंगे और लड़का विकसित हो जाएगा।